डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 33, रायजादा मेंशन। रायजादा मेंशन में इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पर एक बुजुर्ग इंसान सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल के आसपास की थी। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि सामने बैठा हुआ वह इंसान था जो कि भले ही बूढ़ा था लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हमारी प्रिंसेस को गायब हुए पूरे 4 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक आप उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाए हैं कि आखिरकार वह गई कहाँ पर है। कितने लापरवाह लोग हैं यहाँ पर। महेश, मैं यह आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मेरी प्रिंसेस मुझे सही सलामत नहीं मिली तो तुम भी यह बात भूल जाना कि तुम इस घर में रह सकते हो। तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे वो करने के लिए मजबूर मत करना जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बस थोड़ा समय और दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी प्रिंसेस को नहीं ढूंढ पाए तो फिर तुम्हें भी इस घर से निकलना होगा। उसकी यह बात सुनकर वहां पर मौजूद 40-45 साल की औरत जल्दी से आगे आता है और वह अपने पिताजी के सामने देखते हुए बोलती है, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे? और उसे लड़की का तो हमें सच में कुछ पता नहीं है। वह खुद घर छोड़कर चली गई है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो उसे ढूंढ ही रहे हैं ना। उसे औरत की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और बोलता है, चंद्रकला, तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और दूसरी बात, हम तुम्हें तुम्हारा हक बहुत पहले ही दे चुके हैं, जिसे तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और वापस से तुम यहाँ पर रह रही हो। ये जो कुछ भी है, सानो शौकत, घर जाए जाट, वह सब सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रिंसेस का है। तो तुम्हें हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। महेश को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने सामने बैठे उसे बुजुर्ग इंसान को उसे क्या जवाब देना चाहिए। उसे इस वक्त सच में उसे बूढ़े आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी उसे पर गुस्सा नहीं कर सकता था। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी के सहारे खड़ा होकर घर के बाहर निकल जाता है। चंद्रकला और महेश दोनों ही लिविंग हॉल में पूरी तरह से अकेले बैठे हुए थे और उन्हें सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये लड़की मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। हमें लगा था यह मर जाएगी तो इसकी पूरी जयनगर हमारी हो जाएगी, लेकिन नहीं। हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि वह मर चुकी है, वरना ये बुढ़ा हमारी जान ले लेगा। महेश को इस वक्त अपने ससुर जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी अपने ससुर जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वही चंद्रकला को भी वह बुढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इंडिया, मुंबई, रावत मेंशन। रोहन अभी वहां पर मौजूद था और वह खेल रहा था कि तभी वहां पर विधि आ जाती है, जिसने अपने हाथों में एक ट्रे पकड़ी हुई थी। ओजस जब ये देखा है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह जल्दी से रोहन की गोद में से उतरकर अपनी मम्मी के पास चला जाता है। मम्मी, इसमें क्या है? उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर विधि के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह उसमें से एक कटोरी निकालकर ओजस के सामने रख देती है। जैसे ही ओजस ये देखा है कि उसके अंदर क्या है, उसकी जो मुस्कान थी वह और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और आखिरकार ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर विधि कोई चीज नहीं बल्कि चॉकलेट लेकर आई थी, यानी कि जो थोड़ी देर पहले रणविजय ने उसे आइसक्रीम पार्लर से चॉकलेट आइसक्रीम खरीद कर दी थी, वही इस वक्त विधि ओजस को दे रही थी। उसके बाद वह धीरे से चलकर रोहन के पास भी जाती है। हालांकि वह रोहन को जानती नहीं थी, लेकिन 1-1.5 घंटे से उसने उससे बात की थी किया था, जिसके चलते विधि को इतना तो समझ में आ गया था कि यह सामने बैठा हुआ इंसान बिल्कुल भी बेकार नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जब से रोहन यहाँ पर आया था तब से उसने कई बार उससे भाभी कहकर बुलाया था, जिसकी वजह से वह उसे और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। फिर क्या तीनों ही ओजस का फेवरेट डोरेमोन देखते हुए आइसक्रीम खाने लगते हैं। हालांकि रोहन ये दिखाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि वह नॉर्मल है और उसके लिए यह चीज़ कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है,
लेकिन फिर भी बार बार उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ विधि पर जा रहा था, जिसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वह भी जानता था कि जब किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सुना था कि याददाश्त जाने के बाद इंसान का ऑल ऑफ द सडन बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर उसकी याददाश्त गई थी तो उसे कम से कम पहले जैसा थोड़ा बहुत तो बर्ताव करना चाहिए था, क्योंकि जो हम पास में बर्ताव करते हैं हमारा बर्ताव उसके जैसा ही रहता है। हाँ, हमें चीज़ प्रॉपर तरीके से याद नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाना ये बहुत बड़ी बात थी। तभी बाहर बहुत सारी गाड़ियां रुकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तीनों लोगों को समझ में आ जाता है कि उनके घर का बस आ चुका है। थोड़ी ही देर में रणविजय अपने एक हाथ को अपनी पेट के जेब में डाले और दूसरे हाथ में अपने कोट को दिए हुए स्टाइल से चलता हुआ अंदर आ रहा था, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डैशिंग दिखाई दे रहा था। विधि जब उसे इस तरह से चलते हुए आते देखते हैं तो उसकी तो सांसें ही थम जाती है। हाय, उसका पति कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कहीं मेरी खुद की नज़र ही न लग जाए इनको। ये सब सोचते हुए विधि का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। रणविजय जब घर के अंदर आता है तो उसकी नज़र सीधा रोहन पर पड़ती है, जो कि इस वक्त सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। रोहन जब ये देखता है तो वह एकदम से हड़बड़ा जाता है। रणविजय कुछ नहीं कहता है और उसे आंखों से इशारे से स्टडी रूम में आने के लिए कहता है। वह भी अपनी स्टडी रूम में जा ही रहा था कि उसे ओजस की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। पापा, थैंक यू सो मच चॉकलेट आइसक्रीम लाने के लिए। यह आइसक्रीम सच में बहुत ज़्यादा चॉकलेटी और टेस्टी है। इसी मम्मी ने और भी ज़्यादा टेस्टी बना दिया इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर। आप भी एक बार इसे चेक करो, ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गई है। इतना कहकर ओजस अपने हाथ में अपनी आइसक्रीम वाली कटोरी पकड़ता है और चम्मच लेकर भागता हुआ रणविजय के पास पहुंच जाता है। रणविजय जब ये देखा है तो उसकी कठोर चेहरा पूरी तरह से नर्म हो जाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह अपने कोट को वहां पर खड़े हुए एक सर्वेंट के हाथ में दे देता है और खुद घुटनों के बल बैठकर ओजस के हाथ से एक बाइट आइसक्रीम खा लेता है। सच में आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो गई थी ड्राई फ्रूट्स डालने की वजह से। उसके बाद वह एक नज़र विधि को देखता है, जो कि उसको ही देख रही थी। जैसे ही विधि और रणविजय की आंखें मिलती है, विधि का चेहरा एक बार फिर से शर्म की वजह से लाल हो जाता है और वह जल्दी से अपनी आंखें रणविजय के चेहरे से फेर लेती है, जिसे देखकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। ओजस उसके साथ में ही था, इसलिए वह जल्दी से वहां से उठकर स्टडी रूम के अंदर चला जाता है। रोहन जैसे ही ये देखा है वह अब और ज़्यादा देरी करने की हिम्मत नहीं करता है और वह भी तुरंत ही रणविजय के पीछे चला जाता है। विधि का रूम। विधि अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके इस वक्त अपने कमरे में रखे हुए हर एक सामान को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी उसके सामने रखा हुआ था। वह जल्दी से एक साड़ी उठाती है जो कि शिफॉन की साड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा क्लासी और ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी। लेकिन विधि का इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि इसका मटेरियल कैसा है या फिर उसका डिज़ाइन कैसा है। उसका ध्यान था तो सिर्फ और सिर्फ उस साड़ी की कीमत पर, और उस साड़ी की कीमत थी 25,000 रुपीज़। कहाँ हो, आज दोपहर में रणविजय से 500 रुपये उधार मांग रही थी ताकि वह ओजस के स्कूल के सामने जो ठेले वाला था उससे 2 साड़ी खरीद सके उन 500 रुपये में से। और कहाँ रणविजय उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेकर चला गया था, वह भी ऐसी जगह पर जहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी सपने की दुनिया में मौजूद हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि एक 250 रुपये की या 500 रुपये की साड़ी के इतने ज़्यादा पैसे लिए जाए। हमारे ज़माने में तो ये साड़ी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये की या 4 रुपये की मिल जाती, और शायद ये पैसे भी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। मेरा दिल तो धक से रह गया था जब उसे ठेले वाले ने मुझे ये बताया था कि यह एक साड़ी 250 रुपये की है, लेकिन वह था कि इससे ज़्यादा काम करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। लेकिन मैं इन रुमाल जैसे कपड़ों को पहनकर कब तक घूमती, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे रणविजय जी से इस बारे में बात करनी पड़ी। लेकिन 25,000 रुपये की एक साड़ी है, भगवान क्या इसमें सोना जड़ा हुआ है या फिर इसमें हीरे जवाहरात है जो ये साड़ी इतनी ज़्यादा महंगी है। तभी उसकी नज़र एक और ड्रेस पर जाती है जो कि एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस था, जिसे नैरो पैंट या फिर स्किनी पेट के साथ पहना तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। वह उसे उठाती है और उसकी प्राइस चेक करती है तो वह तो पूरे 5,000 का सिर्फ एक सूट था। विधि को कुछ चीज़ अच्छे से आती हो या ना आती हो, लेकिन उसे हिसाब लगाना बहुत अच्छे से आता था।
इसलिए वह जल्दी से ओजस के रूम में जाती है जहां पर ओजस पहले से ही अपना काम कर रहा था। क्या हुआ मम्मी, आपको कुछ चाहिए क्या? विधि अपनी टेंशन को उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आने देती है और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए अपने प्यारे बेटे को देखते हैं और बोलती है, नहीं बेटा, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे पेंसिल और कॉपी चाहिए थी। क्या आपके पास पेंसिल या कॉपी है जो आपके पास थोड़ी ज़्यादा हो, जिस पर आप काम ना करते हो? विधि की बात सुनकर मुझे मुस्कुराता है और अपनी स्टडी टेबल से उठकर कपबोर्ड के पास में चला जाता है, जहां पर वह कबड्डी पूरी तरह से किताब, कॉपी, पेंसिल और बहुत सारी ऐसी स्टेशनरी से भरा हुआ था जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं थी। विधि जब ये देखी है तो उसकी आंखें एक बार फिर से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह बेचारी इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी जब से इस दुनिया में आई थी। उसे बार बार हर एक चीज़ को देखकर आश्चर्य हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वह अपने आश्चर्य को दूसरों के सामने जाहिर भी नहीं कर सकती थी। वह जल्दी से अपने चेहरे पर आ रहे भावों को छुपा लेती है। ओजस उसमें से एक लॉन्ग बुक निकलता है और साथ में एक पेंसिल, एक इरेजर, एक शार्पनर और साथ में एक पूरा सेट कलर पेंसिल और एक पूरा सेट कलर पेन का विधि को दे देता है। विधि की आंखों में ये देखकर चमक आ जाती है। उसे सच में ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उसकी मम्मी ने यानी कि सौतेली माँ ने कभी भी उसे पढ़ने लिखने नहीं दिया था। विधि हिचकी चाहते हुए ओजस की तरफ देखती है और बोलती है, क्या ये सब कुछ मैं रख सकती हूँ अपने पास? अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत हुई तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, ठीक है? अपनी मम्मी की बातें सुनकर ओजस मुस्कुराता है और बोलता है, मम्मी, आपको मुझे ये सब वापस देने की ज़रूरत नहीं है। यह आप रख लीजिए और यह स्केचबुक भी ले लीजिए, आप इसे भी रख लीजिए। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, और अगर मुझे ज़रूरत होगी भी तो मैं पापा से मांग लूँगा। एपिसोड 34। विधि जब ये देखी है तो उसकी आंखें एक बार फिर से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह बेचारी इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी जब से इस दुनिया में आई थी। उसे बार बार हर एक चीज़ को देखकर आश्चर्य हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वह अपने आश्चर्य को दूसरों के सामने जाहिर भी नहीं कर सकती थी। वह जल्दी से अपने चेहरे पर आ रहे भावों को छुपा लेती है। ओजस उसमें से एक लॉन्ग बुक निकलता है और साथ में एक पेंसिल, एक इरेजर, एक शार्पनर और साथ में एक पूरा सेट कलर पेंसिल और एक पूरा सेट कलर पेन का विधि को दे देता है। विधि की आंखों में ये देखकर चमक आ जाती है। उसे सच में ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उसकी मम्मी ने यानी कि सौतेली माँ ने कभी भी उसे पढ़ने लिखने नहीं दिया था। विधि हिचकी चाहते हुए ओजस की तरफ देखती है और बोलती है, क्या ये सब कुछ मैं रख सकती हूँ अपने पास? अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत हुई तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, ठीक है? अपनी मम्मी की बातें सुनकर ओजस मुस्कुराता है और बोलता है, मम्मी, आपको मुझे ये सब वापस देने की ज़रूरत नहीं है। यह आप रख लीजिए और यह स्केचबुक भी ले लीजिए, आप इसे भी रख लीजिए। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, और अगर मुझे ज़रूरत होगी भी तो मैं पापा से मांग लूँगा। वैसे भी पापा पहले से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ लेकर आ गए हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इन्हें लेकर जा सकती हो, कोई बात नहीं है। ओजस की बातें सुनकर विधि एकदम से खुश हो जाती है और जल्दी से उसे गले लगा लेती है। वह इस वक्त सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी कि उसे ओजस जैसा प्यारा बेटा मिला था। कहाँ उसने सोचा था कि उसकी पुरानी जिंदगी में उसकी माँ के द्वारा बेचे जाने के बाद उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नष्ट कर लिया था ताकि वह अपनी इज्जत को बचा सके। उसकी पूरी जिंदगी नर्क जैसी गुजारी थी और उसके बाद उसने लास्ट में तंग आकर मौत को अपना दोस्त बना लिया था। उसे हमेशा से इस बात की शिकायत रही थी कि भगवान उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मौत के बाद की जिंदगी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। ये सब सोते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ओजस को प्यार से देखते हुए उसके माथे पर किस करती है और बोलती है, आप दुनिया की सबसे प्यारे बेटे हो। अपनी माँ के मुंह से तारीफ सुनकर ओजस और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह भी अपनी मम्मी के गाल पर प्यार से किस करते हुए बोलता है, आप भी दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी हो। सभी विधि को याद आता है कि वह जब यहाँ पर आई थी तब ओजस अपना काम कर रहा था, इसीलिए आप उसे थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई में उसे डिस्टर्ब कर दिया था। पूजा की तरफ देखती है और बहुत ही प्यार भरे लहजे में बोलती है, आप स्कूल का काम कर रहे थे और मम्मी ने आपको परेशान कर दिया ना? कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं तो बस यहाँ पर पेंसिल और पेपर लेने के लिए आई थी।
उसकी बात सुनकर ओजस्वी फटाफट से अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और जल्दी जल्दी काम करने लगता है। उसके बाद विधि पेंट पेपर और बाकी सारी चीज़ अपने साथ लेकर अपने रूम में वापस आ जाती है। वह 5 मिनट के अंदर अंदर ही वहां पर रखे हुए हर एक चीज़ का हिसाब लगा लेती है और उसे हिसाब को देखकर उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अब रोना आ रहा था कि क्यों उसने रणविजय के सामने जाकर साड़ी की बात कही थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज उसके सर पर इतना सारा कर्जा नहीं हुआ होता। आखिर वह कैसे चुकाएगी इतने सारे पैसों को? वह 500 रुपये मांगने भी उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि उसे पता नहीं था कि वह 500 रुपये भी उसे किस तरह से वापस देनी है। और यहाँ तो हिसाब लगाने के बाद उसे पता चला था जितने कपड़ों की उसने खरीदी की थी वह पूरे 5 लाख से भी ज़्यादा रुपए थे। यानी कि पूरे 5,70,203 रुपये। इतनी बड़ी अमाउंट देखकर उसे ऐसा लग रहा था उस दिल का दौरा पड़ जाएगा और वह वहीं पर बेहोश होकर मर जाएगी। तभी उसे अपने कदमों के बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है। वह देखी है तो वहां से रणविजय और रोहन दोनों ही स्टडी रूम से बाहर निकाल कर जा रहे थे। रणविजय का चेहरा हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो वहीं रोहन भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस नजर आ रहा था, जैसे कि कोई बड़ी बात हुई हो। रणविजय, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम बस यहीं पर देखना। इस वक्त भाभी को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब कहते हुए उसे याद आता है कि विधि तो याददाश्त चली गई है और यही याद आते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह विधि की तरफ देखता है, जो कि उसे ही अपने कमरे से झांक कर देख रही थी। जैसे ही विधि और रोहन की आंखें मिलती है, विधि जल्दी से 2 कदम पीछे ले लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। ये देखकर रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह रणविजय की तरफ देखा है और बोलता है, शायद ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि भाभी की याददाश्त चली गई है। कम से कम इस बहाने वह तुमसे अब इतनी नफरत तो नहीं करती है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है तो तुम उनके साथ इस टाइम को उसे करके एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। क्या पता कब उनकी याददाश्त वापस आ जाए और वह फिर से इस तरह से बिहेव करने लगे जैसे कि वह पहले करती थी। ओजस को देखा तुमने, वह कितना ज़्यादा खुश है भाभी के इस तरह से बदल जाने की वजह से। तुम्हें जितना हो सके उतना भाभी के साथ रहना चाहिए। रणविजय बस उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता है, जिसे देखकर राहुल नाम में अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। रणविजय एक बार फिर से स्टडी रूम में जाकर अपना लैपटॉप ऑन करता है और किसी रोबोट की तरह उसे पर उंगलियां चलने लगता है। उसकी उंगलियां इस वक्त उसे लैपटॉप पर बहुत ही ज़्यादा तेजी से चल रही थी कि तभी एक बार फिर से उसके स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। वैसे अंदर आने का इशारा करता है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि विधि खड़ी हुई थी। उसे इस वक्त अपने सामने देखकर रणविजय को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वह यहाँ पर करने की आई है। यहाँ तक कि वह अपने हाथ में एक पेंसिल और एक पेपर लेकर आई थी। उसके चेहरे पर मायूसी और मासूमियत दोनों एक साथ झलक रही थी। रणविजय, जो कि अपना काम कर रहा था, अचानक से लैपटॉप को बंद करके साइड में खिसका देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? बस रणविजय का इतना पूछना ही था कि विधि, जो कि अब तक शांत खड़ी हुई थी, अचानक से वह अपना स्तर ऊपर उठती है और उसकी आंखों से गंगा जमुना बहना स्टार्ट हो जाता है। रणविजय को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया है। उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे विधि को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो। यहाँ तक कि वह तो आज उसे स्पेशली शॉपिंग करने के लिए भी लेकर गया था। हालांकि वह बात अलग थी कि वहां पर उसे बदतमीज लड़के से उसकी मुलाकात हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे लड़की के बारे में विधि को पता चल गया हो? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उसे मारकर तो मैं अपने जानवरों को खिला दिया था ताकि उनका पेट भर सके। उसकी गायब होने की खबर आ सकती है, लेकिन उसके साथ जो हुआ है उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। विधि को इस बारे में पता चल गया हो ये तो इम्पॉसिबल ही है। विधि को इस तरह से लगातार अपने सामने रोता हुआ देखकर रणविजय का दिल भी दुख रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। रणविजय अपने आप को और रोक नहीं पाता है और वह जल्दी से अपनी चेयर पर से खड़ा होकर विधि के पास जाता है और जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लेता है। विधि जब यह महसूस करती है तो और जोर जोर से रोने लगती है। वही रणविजय को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जाए और अपना सर जाकर दीवार में मारे ताकि उसे पता चले कि आखिरकार बात क्या है। विधि, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिरकार बात क्या है?
क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है जिसकी वजह से तुम्हें रोना आ रहा है? क्या तुम उस लड़के की वजह से परेशान हो जो कि हमें मॉल में मिला था? देखो, तुम मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, वह कभी भी अब तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी विधि का रोना बंद नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अब रणविजय फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रणविजय जोक परेशान हुआ जा रहा था कि आखिरकार विधि को हुआ क्या है। उसे अचानक से अपने सीने पर विधि के होंठ हिलते हुए महसूस होते हैं, और तभी उसे विधि की दबी हुई रोटी हुई आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विधि कहना क्या चाह रही है। इसलिए वह जल्दी से उससे अलग होता है और वहां पर रखे हुए सोफे की तरफ विधि को लेकर जाता है और उसे आराम से वहां पर बिठाकर पहले गिलास में पानी निकलता है और विधि की तरफ बढ़ा देता है। विधि अपने कांपते हुए हाथों से उसे पानी के गिलास को लेती है और पानी को पीने लगते हैं। अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। रोने की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा भी पूरा लाल हो गया था। आंसुओं के निशान अब भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। इस वक्त वह एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, जिसे कोई चीज़ चाहिए थी लेकिन उसके पापा उसे दिलवा नहीं रहे थे, जिसकी वजह से उसने रोना स्टॉप कर दिया है। लेकिन उसके रोने से भी उसके पापा पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। बताओ मुझे अब क्या बात है? जैसे ही रणविजय का ये सवाल विधि एक बार फिर से सुनती है, वह सिखाते हुए अपने हाथ में पड़े हुए उस कागज़ को रणविजय के सामने कर देती है, जिसे देखकर रणविजय को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह चीज़ क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह कोई लव लेटर हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 या 2 दिन के अंदर ही वह पूरी तरह से बदल जाएगी। रणविजय अपने ख्यालों को अपने तक ही सीमित रखो और देखा कि उसमें क्या लिखा है। फिर वह जल्दी से विधि के हाथ से उसे पेपर को ले लेता है और उसे खोलकर देखा है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे पेपर को पढ़ने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त हंसना चाहिए या रोना चाहिए। कोई इतना ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकता है? ये सब देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रणविजय बहुत कम मुस्कुराता था। वैसे तो हमेशा ही उसके चेहरे पर सीरियसनेस बरकरार रहती थी, लेकिन जब भी वह अपनी फैमिली के पास होता था तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता था, खास करके तब जब वह ओजस के साथ रहता था। हालांकि उसकी हमेशा से दिली इच्छा थी कि उसकी पत्नी भी उसके साथ रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। रणविजय को मुस्कुराते हुए देखते हैं, वह एक पल में उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को बस देखते ही रह जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसे रंग में जैसे डर भी लग रहा था। लेकिन डर बात पूरी अलग थी, उसे अपने लिए बात करनी ही होगी। इसलिए वह हिम्मत करते हुए अपनी बात को रणविजय के सामने रखती है, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी लड़खड़ा रही थी। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। आप इस तरह से मुझ पर हंस कैसे सकते हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे 500 रुपये उधार दे दिए होते तो मेरे ऊपर इतना सारा कर्जा नहीं हुआ होता। 500 रुपये तो मैं जैसे तैसे करके चुका भी सकती थी, लेकिन मैं इतने सारे पैसे कैसे करूँगी? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ? ये सब कहते हुए विधि की आंखें एक बार फिर से भर जाती हैं और उसकी आंखों में मोतियों जैसे आंसू दिखाई देने लगते हैं। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको अब क्या करेगा रणविजय? एपिसोड 35। कोई इतना ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकता है? ये सब देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रणविजय बहुत कम मुस्कुराता था। वैसे तो हमेशा ही उसके चेहरे पर सीरियसनेस बरकरार रहती थी, लेकिन जब भी वह अपनी फैमिली के पास होता था तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता था, खास करके तब जब वह ओजस के साथ रहता था। हालांकि उसकी हमेशा से दिली इच्छा थी कि उसकी पत्नी भी उसके साथ रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। रणविजय को मुस्कुराते हुए देखते हैं, वह एक पल में उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को बस देखते ही रह जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसे रंग में जैसे डर भी लग रहा था। लेकिन डर बात पूरी अलग थी, उसे अपने लिए बात करनी ही होगी। इसलिए वह हिम्मत करते हुए अपनी बात को रणविजय के सामने रखती है, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी लड़खड़ा रही थी। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। आप इस तरह से मुझ पर हंस कैसे सकते हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे 500 रुपये उधार दे दिए होते तो मेरे ऊपर इतना सारा कर्जा नहीं हुआ होता।
500 रुपये तो मैं जैसे तैसे करके चुका भी सकती थी, लेकिन मैं इतने सारे पैसे कैसे करूंगी? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? ये सब कहते हुए विधि की आंखें एक बार फिर से भर जाती हैं और उसकी आंखों में मोतियों जैसे आंसू दिखाई देने लगते हैं। वही विधि को इस तरह से रोता हुआ देखकर और उसकी शिकायत सुनकर रणविजय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी उसे एक बार फिर से विधि ही रोती हुई आवाज सुनाई देती है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक कम कीजिए, आप ये सारा सामान वापस से वहीं पर भिजवा दिए जहां पर से हम इसे लेकर आए थे। मुझे नहीं चाहिए ये। आप बस मुझे 500 रुपये दे दीजिएगा, मैं वहीं पर से साड़ियाँ ले आऊंगी, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। उसकी यह बात सुनकर रणविजय बोलता है, हमेशा नहीं कर सकते हैं। एक बार जो सामान खरीद लेते हैं उसे वापस नहीं किया जा सकता है। अब तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हें ये सामान अब रखता ही होगा। जैसे ही विधि रणविजय की यह बात सुनती है, उसका चेहरा और भी ज्यादा रोने जैसा हो जाता है। उसे बेचारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। जहां उसकी पिछली जिंदगी में उसे 5 रुपये भी ध्यान से खर्च करने को नहीं मिलते थे, आज यहाँ पर पूरे 5 लाख से भी कई ज्यादा पैसे उसने एक ही दिन में खर्च कर दिए थे। इसके बारे में उसे पता भी नहीं था। ये सब सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। वही रणविजय जब विधि को इस तरह से देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसके दिमाग में कुछ आइडिया घूमने लगते हैं, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह विधि की तरफ देखता है जो अब भी रो रही थी। वैसे तो तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा पूरा हक बनता है मेरे पैसों पर, मेरी हर एक चीज पर। तुम्हें इस तरह से मुझे वापस पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर विधि की आंखों में चमक आ जाती है और वह अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे उसके ये पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम आपकी पत्नी नहीं हैं। भले ही यह शरीर आपकी पत्नी का है, लेकिन यह आत्मा ये हमारी है। हम आपसे ये पैसे ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। हमें नहीं पता है कि आपको जब हमारी सच्चाई पता चलेगी तो आप कैसे व्यवहार करेंगे। क्या हमें आपको सच्चाई बता देनी चाहिए? विधि के मन में इस वक्त बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। उसे इस तरह से देखकर रणविजय एक बार फिर से उसे बोलना है, विधि क्या हुआ? तुम कुछ बोल रही हो? नहीं, हम आपके ये पैसे ऐसे नहीं ले सकते हैं। आपने कहा था कि आप बहुत बड़े इंसान हो। विधि की यह बात सुनकर रणविजय को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। वह एक बार अपने आप को देखा है और फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मैं काफ़ी बड़ा इंसान हूँ। कम से कम मेरी हाइट ओजस से तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ओजस से तो क्या, मेरी हाइट तो तुमसे भी ज़्यादा बड़ी है। विधि जब रणविजय की यह बात सुनती है तो वह मुंह बना लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि रणविजय इस वक्त उसका मजाक उड़ा रहा है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था यह इंसान जो उसे अस्पताल में मिला था जब पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई थी। तब वो पूरी तरह किसी पत्थर की मूर्ति की तरह था जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आते थे, और अब कुछ ही दिन हुए थे कि इस तरह से मजाक भी कर रहा था। आपको इस तरह से मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। अगर आप मुझे कोई काम देते हैं तो मैं आपका काम कर दूंगी, जिससे कि मैं आपका कर्जा चुका सकूं। उसकी बात सुनकर रणविजय कुछ सोचने का दिखावा करता है और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, तुम्हें तुमसे जो काम करने के लिए कहूँगा तुम वह काम करने को तैयार हो जाओगी? उसका सवाल सुनकर विधि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आखिरकार यह इंसान उसकी बात मान तो गया। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वह अपनी चमकती हुई आंखों से रणविजय की तरफ देखती है और जल्दी से अपनी ईमानदारी दिखाते हुए सोफे पर से खड़ी हो जाती है और उसके सामने जाकर खड़ी होकर बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो भी काम आप मुझे करने के लिए कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मेरी वाइफ बानो। उसकी यह बात सुनकर विधि एक पल के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि वह तो उसकी वाइफ की थी ना, तो फिर वह उसे यह क्यों बोल रहा है कि उसे उसकी पत्नी बनना होगा? ये कौन सा काम हुआ भला? रणविजय भी जानता था कि विधि के दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं, इसलिए इस बार वह सीरियस हो जाता है और बोलता है, जैसे नॉर्मल पति पत्नी अपने घरों में रहते हैं वैसे ही तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारा और मेरा कमरा एक नहीं होगा, बल्कि हम दोनों ही एक रूम में रहेंगे, जैसे कि एक नॉर्मल पति पत्नी रहते हैं। उसकी बातें सुनकर विधि का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह अपने सामने खड़े हुए उसे इंसान को देखते हैं जो कि उसका पति था।
जब से विधि यहाँ पर आई थी तब से उसे भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब इस शरीर का हस्बैंड यहाँ पर मौजूद है तो फिर वह लोग अलग अलग कमरे में क्यों रहते हैं। लेकिन वह अपनी याददाश्त जाने का दिखावा करते हुए यह बात पूछ नहीं सकती थी और न ही किसी और से इस बारे में पूछ सकती थी। जितने भी दिन उसको यहाँ पर हुए थे उसे हिसाब से जितने भी लोगों से वह मिली थी उन्हें देखकर उसे इतना समझ में आया था कि विधि ना तो रणविजय को पसंद करती थी और ना ही अपने बेटे को पसंद करती थी। उसके पीछे का कारण तो उसे नहीं पता था क्योंकि वह असली विधि तो थी नहीं। तभी उसे ओजस का ख्याल आता है और वह रणविजय की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है और बहुत ही धीमी आवाज में बोलती है, लेकिन ओजस, हम लोग साथ में नहीं रहते हैं, इसका उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उस बेचारे को ये लगता है जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा और ज्यादा ये बात सोचे। हालांकि उसकी बातें सुनकर विधि का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन रणविजय ने कोई ऐसी चीज भी नहीं मांगी थी जिसे वह पूरा न कर सके और इस शरीर में रहने के नाते यह उसका फर्ज बनता था कि वह रणविजय की पत्नी होने का कर्तव्य निभाए। ठीक है, रणविजय को नहीं लगा था कि वह इस तरह से अचानक से हाँ कर देगी। जैसे ही वह हाँ सुनता है उसे तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसने इतनी जल्दी हाँ कर दी। रणविजय बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि इसके लिए तुम्हें और पैसे मिले तो फिर मैं वह भी कर सकता हूँ। विधि, जो कि अब तक शर्मा रही थी कि वह अब रणविजय के साथ उसके कमरे में रहने वाली है। रणविजय की यह बात सुनकर उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और उसके चेहरे पर दर्द और तकलीफ साफ दिखाई देने लगती है। रणविजय की तरफ देखती है जो कि उसे बिल्कुल सीरियस होकर देख रहा था। रणविजय सच में यह बात मीन करता था, इसलिए वह भी काफी ज्यादा सीरियस था इस बात को कहते हुए। लेकिन विधि के चेहरे पर और उसकी आंखों में जो दर्द उसे दिखाई दे रहा था, उसे दर्द को महसूस करके रणविजय का दिल बैठ जाता है और वह विधि को अपने गले लगाकर उसे शांत करवाता उससे पहले ही विधि 2 कदम पीछे ले लेती है। क्या आपको सच में ये कहने की जरूरत थी? मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या आपको सच में ये लगता है कि पैसों के लिए मैं ये सब कर रही हूँ? यह मेरा फर्ज है जिसे मुझे निभाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की होगी जो अपने पति के साथ रहने के लिए पैसे लेती होगी। फिर तो उन औरतों में और एक धंधे वाली में कोई फर्क ही नहीं रह जाता है जो कि कोठे पर काम करती है। विधि यह सब बातें रोते हुए बोल रही थी। उसे सच में ये सुनकर तकलीफ हुई थी। वही विधि को इस तरह से रोता हुआ देखकर रणविजय को भी अपनी कही हुई बातों पर गुस्सा आने लगता है। एकदम से आगे बढ़ता है और विधि को अपने सीने से लगा लेता है और उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जैसा समझ रही हो वह हमेशा कुछ नहीं कह रहा था। तुम मेरी वाइफ हो, मुझ पर, मेरे पैसों पर, मेरी हर एक चीज पर, मेरे बच्चे पर, सब पर तुम्हारा हक है। मेरा वह कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा है उससे तुम्हें तकलीफ हुई है, क्योंकि यह तुम थी जो हमेशा से ही मुझे और मेरे बेटे से दूर रहती थी। इसलिए मैंने सोचा, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसको इतना सब कुछ खाने के बावजूद भी विधि का रोना बंद नहीं हो रहा था। और होता भी कैसे, जो बातें दिल पर लगती है वह इतनी जल्दी से भुलाई नहीं जाती है। हालांकि वह जानती थी कि जो कुछ भी रणविजय ने उससे कहा है उसका बिल्कुल भी वह मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी अपने साथ रहने के लिए उसे पैसे देना, ये बात उसके दिल को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। जिस लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान को अपने हाथों से ही ले लिया था, आज उसे यह बात सुनने को मिल रही थी तो उसे तकलीफ तो होगी ही। वह हमेशा से यही चाहती थी कि उसका एक परिवार हो, उसकी शादी हो, उसका पति हो, उसका बच्चा हो, और भगवान की कृपा से उसे वह सब कुछ इस नई जिंदगी में मिल भी गया था। वह सच में अपने सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती थी, लेकिन वह बिल्कुल भी रणविजय का फायदा नहीं उठाना चाहती थी और इसलिए ही वह उसके पैसे वापस लौटने की बात कर रही थी। विधि के दिमाग में बार बार रणविजय के कहे हुए शब्द ही घूम रहे थे, जिसकी वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और उसके रोने की वजह से अब वह हिचकी ले लेकर रो रही थी। रणविजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसका भी दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था। जिस लड़की को वह पिछले 4 सालों से प्यार करता हुआ आया था, आज फाइनली उसे उसकी प्यार की कदर हुई थी। भले ही वह कद्र उसकी याददाश्त जाने के बाद हुई थी, लेकिन उसके कहे हुए शब्दों की वजह से उसे कितनी तकलीफ हुई थी, इस बात को लेकर उसकी इच्छा हो रही थी कि वह अपना खुद का मुंह तोड़ दे।
क्या आप सच में ये सोचते? विधि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि रणविजय ने अपने होठों से उसके मुंह को पूरी तरह से पैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकल सकता था। विधि जो कि पहले बहुत ज्यादा रो रही थी और उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, अचानक हुई इस हरकत की वजह से वह हक्की बक्की रह जाती है और उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। रणविजय जो कि उसे रोने से चुप करने के लिए किस कर रहा था, जैसे ही वह विधि के कोमल और सॉफ्ट होठों को टच करता है वह अपना कंट्रोल खो बैठता है। एपिसोड 36। आज फाइनली उसे उसकी प्यार की कदर हुई थी। भले ही वह कद्र उसकी याददाश्त जाने के बाद हुई थी, लेकिन उसके कहे हुए शब्दों की वजह से उसे कितनी तकलीफ हुई थी, इस बात को लेकर उसकी इच्छा हो रही थी कि वह अपना खुद का मुंह तोड़ दे। क्या आप सच में ये सोचते? विधि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि रणविजय ने अपने होठों से उसके मुंह को पूरी तरह से पैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकल सकता था। विधि जो कि पहले बहुत ज्यादा रो रही थी और उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, अचानक हुई इस हरकत की वजह से वह हक्की बक्की रह जाती है और उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। रणविजय जो कि उसे रोने से चुप करने के लिए किस कर रहा था, जैसे ही वह विधि के कोमल और सॉफ्ट होठों को टच करता है वह अपना कंट्रोल खो बैठता है और वह उसे किस करते करते अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। रणविजय सिर्फ उसे की नहीं कर रहा था, बल्कि उसके हाथ इस वक्त विधि के पूरे शरीर पर चल रहे थे, जिस विधि को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में कोई कर्क दौड़ रहा हो। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन रणविजय था जो कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आखिरकार जब विधि से और रहा नहीं जाता है तो वह रणविजय को अपने आप से दूर करने के लिए उसके सीने पर हाथ रखती है और उसे धक्का देकर अपने से दूर कर देती है। उसके बाद वह जोर जोर से सांस लेने लगती है। रणविजय वह भी थोड़ा सा हाफ रहा था, वह विधि को देख रहा था जो कि जोर जोर से सांस लेकर अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। विधि की आंखों में सांस न ले पाने की वजह से आंसू आ जाते हैं। रणविजय जब ये देखा है तो उसे अपने आप पर ही गुस्सा आता है। क्या जरूरत थी तुझे उसे किस करने की? एक तो जैसे तैसे करके शादी के 4 साल बाद तेरा रिश्ता ठीक हो रहा है। क्या हो जाता है रणविजय तुझे? अगर उसे फिर से तुझसे नफरत हो गई तो? नहीं, इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस बार मैं हमारे बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। वह ये सब सोच रहा था कि तभी वह देखता है कि विधि अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए रणविजय भी घबरा जाता है। कहीं उसकी अभी की गई हरकत की वजह से वह गुस्सा तो नहीं हो गई है, लेकिन रणविजय को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह विधि से बात करे तो करे कैसे। एक तो पहले ही उसने उससे वह बात कहकर उसे गुस्सा दिला दिया था, उसके बाद वह उसे चुप करवाना चाहता था, लेकिन चुप करवाने की वजह वह उसे किस करने लगा था। उसे इस वक्त सच में समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो सच में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। वह किसी भी हालत में अपने रिश्ते को खराब नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से विधि का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ घुमा लेता। विधि एक तो पहले से ही दुबली पतली थी, रणविजय की एकदम से यह करने से वह एक हवा के झोंके की तरह पीछे की साइड में मुड़ जाती है और जाकर वह सीधा रणविजय के सीने में छुप जाती है। रणविजय जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लेता है और वह उससे अलग होने की कोशिश करे उससे पहले ही उसके कान में धीरे से बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा वह मतलब बिल्कुल भी नहीं था जो तुमने सोचा है। मैं तो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि दिन में तुमने मुझसे 500 रुपये मांगे थे। तुम्हारे पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि तुम्हें मुझे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बस इसलिए मैं ये बात बोल रहा था। प्लीज़ मेरी बातों का गलत मतलब मत समझो। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा मुझ पर, मेरे पैसों पर, मेरी प्रॉपर्टी पर पूरा हक है, और जब तुम्हारा पूरा हक बनता है तो फिर मैं तुमसे यह बात कैसे कह सकता हूँ? प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। इतना सुनने के बाद भी विधि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर रणविजय से अलग होने की कोशिश करती है। रणविजय जब ये देखता है तो उसके दिल में दर्द होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि थोड़ी देर पहले की गई उसकी हरकत की वजह से विधि उससे गुस्सा हो गई है, और आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं। एक तो दिन में जब वह उसे लिली के बारे में बात कर रही थी तब गुस्से में आकर उसने उसे किस कर लिया था, वह भी जबरदस्ती। उसके बाद अब फिर से उसने उसे किस किया, वह भी बिना उसकी मर्जी से।
वह पहले कैसे नहीं जानता था कि विधि उसे कितनी ज्यादा नफरत करती थी। ये सब याद आते ही उसका दिल कड़वाहट से भर जाता है और वह अपने सामने खड़ी हुई उस लड़की को देखता है। रणविजय फिर एक गहरी लंबी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा और आई एम सॉरी जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ किया उसके लिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बिना मर्जी के मुझे तुम्हें छूना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद रणविजय अपनी गाड़ी की चाबियां उठना है और वहां से चला जाता है। विधि अभी रणविजय को जाता हुआ देखती है। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मैं उनकी पत्नी हूँ, उनका हक है मुझ पर। काश इनके जैसे दूसरे भी लोग होते। भला मैं उनसे गुस्सा क्यों होने लगी? वह तो मुझे बस सांस लेने में दिक्कत आ रही थी इसलिए। ये सब सुनकर अब विधि को भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि कहीं ना कहीं उसने भी रणविजय को गलत समझा था। रात के 10 बजे रणविजय का रूम। अपना सारा काम खत्म करने के बाद विधि इस वक्त रणविजय के रूम के बाहर खड़ी हुई थी। मुझे ऐसी तैसी हिम्मत करके रूम विजय के रूम का दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वह अंदर का नज़ारा देखते हैं उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें बाहर ही निकल आएंगे। और आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं? रणविजय का रूम किसी शाही राजा के रूम से काम नहीं था। बहुत ही ज्यादा शानदार और लग्जरियस रूम था वह। हालांकि विधि का रूम भी काफी ज्यादा बड़ा था और वह ओजस के रूम में भी जाकर आई थी। वह लड़की जिसने कभी कच्चे घरों के अलावा कुछ नहीं देखा था, अचानक से वह इतनी ज्यादा लग्जरियस चीज देख रही थी तो उसे एक के बाद एक झटका लग रहे थे। वह जैसे ही अंदर देखती है तो उसे सामने बड़ा सा किंग साइज का बेड दिखाई देता है और नॉर्मल सी बात थी कि यह बेड किसी और का नहीं बल्कि रणविजय का ही था। रात का समय होने के वजह से रूम में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रूम की सीलिंग के ऊपर ब्लू कलर की लाइट चमक रही थी जिसमें वह रूम और भी ज्यादा लग्जरियस और शानदार दिखाई दे रहा था। विधि तो उसे कलर वाली लाइट को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। वह धीरे से आगे जाती है तो उसकी नज़र वहां पर रखी हुई कॉफी टेबल पर पड़ती है जिस पर एक फ्लावर वास रखा हुआ था। उसके साथ ही वहां पर एक बड़ा सा सोफा था। वहां पर बाथरूम का एक दरवाजा था और दूसरी साइड में 2 दरवाजे और लगे हुए थे जो कि शायद वॉकिंग क्लोजेट के दरवाजे थे। बेडरूम के साइड में ही एक बड़ी सी बालकनी थी और उसके बाहर भी लकड़ी से बने हुए सोफे रखे हुए थे और वहां पर भी एक छोटी सी कॉफी टेबल थी। विधि धीरे से वहां पर जाती है और बाहर का नज़ारा देखने लगती है। जब बहुत देर तक वह बाहर की तरफ देखती है और खड़े खड़े रहने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, तो वह वहीं पर रखे हुए सोफे पर बैठ जाती है। वह इस वक्त काली अंधेरे आसमान में उस चमकते हुए चांद को देख रही थी जो अपनी चमक से पूरी जगह को रोशन कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी खुशहाल हो जाएगी। रणविजय जी मेरी जिंदगी में चांद की रोशनी की तरह आए हैं जिन्होंने मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। शुक्रिया भगवान जी मुझे ये रहमत देने के लिए। ये सब सोते हुए विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और थोड़ी ही देर में वह नींद की आगोश में चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद एक बार फिर से रणविजय के रूम का दरवाजा खुलता है। रणविजय इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था। सब तेरी वजह से हुआ है। आखिर क्या ज़रूरत थी तुझे वह सब कहने की? पैसा 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 आखिर करके इसके लिए रहा हूँ मैं ये सब। उसके लिए ही ना। क्या सोच रही होगी वह मेरे बारे में? वह गुस्से में अपना कोट निकालकर सोफे पर फेंक देता है। फिर वह जल्दी से बाथरूम में जाता है और थोड़ी ही देर में नहाकर कपड़े बदलकर वापस आता है। उसने अभी तक विधि को अपने रूम में नहीं देखा था। फिर वह हमेशा की तरह ओजस के रूम में जाता है जहां पर खोजा सा आराम से सो रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और वह अंदर जाकर उसके माथे पर एक प्यार भरा किस करता है। गुड नाइट बच्चा। आई प्रॉमिस कि कल तक मैं आपकी मम्मी को मना लूंगा। वादा करता हूँ मैं आपसे। इतना बोलने के बाद वह विधि के रूम में जाता है, लेकिन वह वहां पर दरवाजा खोलता उससे पहले ही उसे अपनी की गई हरकतें याद आ जाती है, जिसकी वजह से वह अपना हाथ वही हवा में रोक लेता है और वापस से अपने कदमों को पीछे लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वह अपने रूम में पहुंचता है तो उसके चेहरे पर अब भी गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। मुझे सब सोचते हुए बालकनी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह बालकनी में पहुंचता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उस लकड़ी के सोफे पर विधि बैठे बैठे ही सो गई थी।
भले ही उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भी चमक नहीं थी, लेकिन फिर भी इस चांदनी रात में चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। रणविजय को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विधि सच में वहां पर मौजूद है। वह अपनी धीमी कदमों से विधि के पास पहुंचता है, जहां पर उसके बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। रणविजय देखा है कि विधि का हाथ सोने की वजह से वहां पर रखे हुए कप पर पड़ता है, जो कि नीचे जमीन पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन वह कांच का कप नीचे गिर के अपनी आवाज से उसकी सोई हुई प्यारी सी लिटिल रैबिट की नींद को खराब करता। उससे पहले ही रणविजय जल्दी से रिएक्ट करता है और उस कांच के कप को तुरंत ही पकड़ लेता है। ये करके उसे काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी, और आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं, उसने अपनी प्यारी वाइफ की नींद को खराब होने से जो बचा लिया था। वह देखता है कि ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से विधि को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी और वह अपने आप को गले लग रही थी, जिससे उसे ठंड कम लगे। ये देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह धीरे से नीचे झुक के विधि को अपनी बाहों में उठा लेता है। ऐसा करते हुए उसने बहुत ज्यादा सावधानी बरती थी ताकि विधि अपनी नींद से जाग न जाए। वह मुस्कुराते हुए उसे गुड़िया से भी ज्यादा हल्की लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए आराम से चलकर अपने बड़े से बैग की तरफ ले आता है। उसके बाद वह उसे आराम से अपने बिस्तर पर लेट देता है, फिर धीरे से नीचे झुककर उसके माथे पर किस करता है और उसके बालों को सहलाकर ठीक कर देता है। जब रणविजय ये सब कर रहा था, उसके एहसास को पाकर ही नींद में ही विधि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। यह ऐसा था जैसे कि वह सपने में ही कोई अच्छी चीज देख रही है। उसे इस तरह से नींद में ही मुस्कुराता हुआ देखकर रणविजय भी अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। उसके बाद वह उसे आराम से ढक देता है और इसी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल कर देता है ताकि विधि को और ठंड ना लगे, और खुद जाकर बड़े से सोफे पर लेट जाता है। लेकिन आज उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी, वह बस सामने सो रही अपनी प्यारी सी परी को देख रहा था। एपिसोड 37। ऐसा करते हुए उसने बहुत ज्यादा सावधानी बरती थी ताकि विधि अपनी नींद से जाग न जाए। वह मुस्कुराते हुए उसे गुड़िया से भी ज्यादा हल्की लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए आराम से चलकर अपने बड़े से बैग की तरफ ले आता है। उसके बाद वह उसे आराम से अपने बिस्तर पर लेट देता है, फिर धीरे से नीचे झुककर उसके माथे पर किस करता है और उसके बालों को सहलाकर ठीक कर देता है। जब रणविजय ये सब कर रहा था, उसके एहसास को पाकर ही नींद में ही विधि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। यह ऐसा था जैसे कि वह सपने में ही कोई अच्छी चीज देख रही है। उसे इस तरह से नींद में ही मुस्कुराता हुआ देखकर रणविजय भी अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। उसके बाद वह उसे आराम से ढक देता है और इसी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल कर देता है ताकि विधि को और ठंड ना लगे, और खुद जाकर बड़े से सोफे पर लेट जाता है। लेकिन आज उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी, वह बस सामने सो रही अपनी प्यारी सी परी को देख रहा था। उसे देखते देखते कब रणविजय को भी नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। उसकी नींद तब खुलती है जब उसे विधि की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर रणविजय एकदम से अपनी आंखें खोल देता है और अपने सामने सो रही अपनी प्यारी सी वाइफ को देखा है, जिसका शरीर पूरी तरह से पसीने से लटपट हो गया था। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो माँ, माँ मुझे नहीं जाना है उनके साथ। माँ जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी, मुझे इनके साथ मत भेजिए माँ। विधि लगातार यह सब बोल रही थी और अपनी गर्दन को इधर उधर कर रही थी। उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। रणविजय जब ये देखा है तो वह हैरान रह जाता है और जल्दी से सोफे पर से खड़ा होकर विधि के पास पहुंच जाता है। घबराहट डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वह अपना सर इधर उधर कर रही थी और लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही थी, जो कि रणविजय को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे जल्दी से उसके बगल में बैठता है और उसके सर को और गालों को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। विधि, विधि क्या हुआ? विधि, विधि कुछ तो बोलो इस तरह से। विधि क्या हुआ है? उठो, गेट अप विधि। रणविजय लगातार उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विधि थी कि जैन का नाम ही नहीं ले रही थी और वह इस तरह से तड़पती रहती है, जिसे देखकर रणविजय का दिल बैठ जा रहा था। हालांकि जब रणविजय उसके पास पहुंचा था तो वह धीरे धीरे शांत हो गई थी, जिसे रणविजय ने नोटिस नहीं किया था। रणविजय जल्दी से वहां से उठकर डॉक्टर को फोन लगाने ही वाला था
लेकिन वह वहां से उठकर अपना मोबाइल लेने के लिए जाता उससे पहले ही उसे एहसास होता है कि विधि ने उसका हाथ कस के पड़ा हुआ है। अब जाकर विधि थोड़ी सी शांत हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नहीं खुली थी। लेकिन अब उसकी हालत थोड़ी ठीक थी। रणविजय बस उसके मासूम चेहरे को देखता ही रह जाता है। वह वहां से उठकर वापस से अपनी जगह पर सोने के लिए जाने वाला था, लेकिन विधि ने उसका हाथ इतना ज्यादा कस के पड़ा हुआ था कि वह वहां से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद वह धीरे से उसके बगल में ही बैठ जाता है। जैसे ही विधि को अपने आसपास एक सुरक्षित घेरा महसूस होता है, वह तुरंत ही आगे बढ़कर रणविजय के सीने पर अपना कर रख लेती है और उसे कस के गले लगा लेती है। यह ऐसा था जैसे कि अगर विधि ने रणविजय को अभी छोड़ दिया, तुरंत विजय उससे दूर चला जाएगा। इस वक्त विधि के लिए रणविजय एक कंफर्ट जोन का काम कर रहा था। रणविजय जब ये देखता है कि विधि ने उसे कितना ज्यादा कस के गले लगाया हुआ है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर विधि के बालों को सहलाता है। जिस विधि को राहत महसूस होती है और धीरे धीरे करके वह पूरी तरह से शांत हो जाती है। रणविजय को अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वह सामने लगी हुई उस बड़ी सी घड़ी को देख रहा था। टिक टिक की आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी। रात पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। रणविजय को वह दिन याद आता है जब विधि पहली बार उसे मिली थी। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, क्या अब विधि रणविजय के दिए हुए ऑफर को मानेगी या फिर वह रणविजय जैसी गुस्सा रहेगी? फ्लैशबैक। रणविजय अपनी किसी मीटिंग के लिए होटल कल्याण आया हुआ था। मीटिंग रात को होने वाली थी। अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद वह वापस से अपने घर नहीं जाता है, बल्कि वहीं पर एक रूम बुक करके आराम करने के बारे में सोचता है। लेकिन जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचता है तो वहां पर एक लड़की मौजूद थी, जिसे देखकर वह बस उसने कहीं खुश आ जाता है। वह लड़की सच में थी ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारी। रणविजय ने आज तक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसे लड़की ने एक ब्लैक कलर की बेहद ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह कातिलाना खूबसूरत लग रही थी। उसके कमर तक का लहराते हुए बाल उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा रहे थे। उसे लड़की के बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था। उसकी आंखों पर उसने स्मोकी आई मेकअप किया हुआ था, जिसकी वजह से उसके दूध जैसे सफ़ेद चेहरे पर वह आई मेकअप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसकी वह बड़ी बड़ी आंखें देखकर रणविजय को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसे अपने पास बुला रही हो। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा नशीली और झील सी गहरी थी कि रणविजय बस उसमें डूबता ही चला जाता है। उसके वह रसीले और गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे होंठ अगर इंसान एक बार देख ले तो अपनी नज़रें ना हटा पाए। लेकिन उसे लड़की में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। उसने अपने पैरों में ना ही चप्पल पहनी हुई थी और रही कोई बूट पहने हुए थे और ना ही कोई सैंडल पहनी हुई थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह लड़की बहुत ज़्यादा नशे में है। रणविजय जब ये देखा है तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई भी इंसान उसके रूम में या फिर उसके पास आने की कोशिश करे। उसे ऐसा लग रहा था कोई इंसान उसके पास लड़की भेजकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वह इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता था कि उसे लड़की को देखकर वह भी एक पल के लिए बहक गया था। लेकिन ऐसा होता भी क्यों नहीं? सामने खड़ी हुई वह लड़की किसी अप्सरा से काम नहीं लग रही थी। कोई भी लड़का उसे देखा तो बस देखता ही रह जाता है। इसमें रणविजय की कोई भी गलती नहीं थी। वह जल्दी से चलकर गुस्से में कुछ लड़की के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता है वह हैरान रह जाता है। उसे लड़की का हाथ बिल्कुल किसी भट्टी की तरह जल रहा था और उसकी आंखें पूरी सूर्ख लाल हो गई थी। रणविजय को यह समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगती है कि उस लड़की को ड्रग दिया गया है। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उन गंदे अंकल से बोलो ना कि वह मुझे छुए ना, मुझे वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वह लड़की बहुत ज़्यादा नशे में थी। जैसे ही उसे रणविजय का टच अपने ऊपर महसूस होता है, उसे इसका टच बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। जो कि थोड़ी देर पहले वह बुढ़ा उसे टच कर रहा था, उसे जो गंदी फीलिंग आ रही थी, ये फीलिंग उसे फीलिंग से बिल्कुल ही अलग थी और साथ ही उसे एक सेफ और सिक्योरिटी फुल हो रही थी। जैसे ही रणविजय का हाथ उसके हाथ को छूता है, उसे एक ठंडक का एहसास होता है। वह लड़की धीरे से अपना हाथ आगे बढ़कर रणविजय के हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को छूने लगती है। रणविजय जब ये देखता है तो उसका शरीर पूरी तरह से कांप जाता है। आज से पहले उसके पास कोई भी लड़की इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं आई थी। यहाँ तक कि वह तो इस लड़की को पकड़कर अपने रूम से बाहर निकलने वाला था।
लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसे समझ में आ गया था कि जरूर ऐसा कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद है जो इस लड़की का फ़ायदा उठाना चाहता है। उसे यह बात भी समझ में आ गई थी कि वह लड़की यहाँ पर कैसे आई थी, क्योंकि रणविजय कभी भी अपने रूम को लॉक नहीं करता था, इसलिए उसे लड़की ने शायद बचने के लिए इस रूम में एंटर कर लिया होगा। वह ये सब सो ही रहा था कि तभी उसे लड़की के हाथ अपनी छाती पर महसूस होते हैं। वह लड़की धीरे धीरे करके ठंडा पानी के लिए रणविजय की शर्ट के बटन को खोलना लगती है और उसकी छाती पर हाथ फेरने लगती है। तुम कितने ज़्यादा ठंडा हो, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं? ये कहने के बाद वह लड़की जिसने पहले से ही थोड़े से ही कपड़े पहने हुए थे वह एकदम से अपनी उस ड्रेस को भी निकाल कर फेंक देती है। इस वक्त वह अपने ब्लैक अंडरगारमेंट्स में थी और वह रणविजय के सामने इस तरह से खड़ी हुई थी और अपनी नशीली आंखों से उसे देख रही थी। रणविजय जो कि पहली नज़र में ही उसे देखकर उसका दीवाना हो गया था, वह जब उस लड़की को इस तरह से देखता है तो उसका खुद पर से कंट्रोल होने लगता है। ऊपर से उस लड़की की हरकतें भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड और सेंशुअल थी। वह लड़की धीरे से रणविजय का हाथ ऊपर करती है और उसके हाथों पर किस करते हुए उसकी छाती पर और उसकी सब जगह किस करने लगती है। रणविजय अपने आप को और रोक नहीं पाता है और वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। जैसे ही यह होता है वह लड़की एकदम से रणविजय के सीने से चिपक जाती है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। रणविजय उसकी आंखों में देखता है, लेकिन रणविजय के इस हरकत से वह लड़की और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है क्योंकि अब उस पर ड्रग का नशा पूरी तरह से चढ़ने लगा था। वह धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठती है और रणविजय के लिप्स से अपने लिप्स टच कर देती है। ऐसा होते ही रणविजय का रहा सहा सब्र भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। रणविजय बहुत ही गहराई से अपने सामने खड़ी हुई उस लड़की की आंखों में देखता है, जिसकी आंखों में अभी सिर्फ और सिर्फ डिजायर दिख रही थी। मुझे नहीं पता है तुम कौन हो, लेकिन तुम वह पहले लड़की हो जो मेरी लाइफ में आए हो, और अब जब तुम मेरी लाइफ में आ गई हो तो तुम कभी मेरी लाइफ से वापस जा नहीं सकती हो। हालांकि रणविजय चाहता तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जा सकता था, लेकिन वह जानता था कि जिस हद तक ड्रग में उसके ऊपर असर कर दिया है, अब उसे डॉक्टर के पास ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अब उसकी बॉडी में ड्रग पूरी तरह से अपना काम कर चुका था। इतना ज़्यादा कि वह खुद ही अपने कपड़े उतार रही थी और एक अजनबी के सामने वह सब कर रही थी, और अगर डॉक्टर के सामने उसने वही सब हरकत की तो यह वह बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। हालांकि उसने सोच लिया था कि वह पूरी तरह से उस लड़की की जिम्मेदारी उठेगा, और वह भी अपना हाथ आगे बढ़कर उस लड़की के गले को पकड़ लेता है और अपने बेहद करीब करके उसके लिप्स पर किस करने लगता है। जैसे ही उस लड़की को यह एहसास होता है तो उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है, क्योंकि उसे इस वक्त रणविजय को अपने पास महसूस करके काफ़ी अच्छा लग रहा था, और वह भी रणविजय के किस में उसका साथ देने लगती है और अपने एक हाथ से उसकी शर्ट के सारे होटल को खोल देती है, जिससे रणविजय की मस्कुलर चेस्ट और उसका पूरा शरीर दिखाई देने लगता है। उसे इस तरह से देखकर उसे लड़की की का हाथ आगे बढ़कर उसके पूरे शरीर को सहलाने लगता है। रणविजय फिर उसे अपनी गोद में उठता है और उसे उठाकर बैग की तरफ ले जाता है, और फिर उसके ऊपर जाकर एक बार फिर से उसे किस करने लगता है। उसके साथ साथ वह उसकी रही सही बाकी कपड़े को भी निकाल कर साइड में फेंक देता है, और खुद के कपड़े निकाल कर भी साइड में फेंक देता है। किस करते करते अचानक से ही वह उसके अंदर समा जाता है, जिससे उस लड़की की तेज आवाज़ पूरे रूम में सुनाई देती है, जिसे सुनकर रणविजय के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और जिससे वह और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आखिर कौन है ये लड़की जिसके साथ रंग बेजनी रात बिताई थी? आखिर कौन है वह बूढ़ा आदमी जिसके बारे में विधि बात कर रही है? कौन है जो विधि से इतनी हद तक नफरत करता है? एपिसोड 38। और वह भी अपना हाथ आगे बढ़कर उस लड़की के गले को पकड़ लेता है और अपने बेहद करीब करके उसके लिप्स पर किस करने लगता है। जैसे ही उस लड़की को यह एहसास होता है तो उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है, क्योंकि उसे इस वक्त रणविजय को अपने पास महसूस करके काफ़ी अच्छा लग रहा था, और वह भी रणविजय के किस में उसका साथ देने लगती है और अपने एक हाथ से उसकी शर्ट के सारे होटल को खोल देती है, जिससे रणविजय की मस्कुलर चेस्ट और उसका पूरा शरीर दिखाई देने लगता है। उसे इस तरह से देखकर उसे लड़की की का हाथ आगे बढ़कर उसके पूरे शरीर को सहलाने लगता है। रणविजय फिर उसे अपनी गोद में उठता है और उसे उठाकर बैग की तरफ ले जाता है, और फिर उसके ऊपर जाकर एक बार फिर से उसे किस करने लगता है।
उसके साथ साथ वह उसकी रही सही बाकी कपड़े को भी निकाल कर साइड में फेंक देता है और खुद के कपड़े निकाल कर भी साइड में फेंक देता है। किस करते करते अचानक से ही वह उसके अंदर समा जाता है, जिससे उस लड़की की तेज आवाज़ पूरे रूम में सुनाई देती है, जिसे सुनकर रणविजय के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और जिससे वह और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आसमान में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रणविजय की आंखें बहुत पहले ही खुल चुकी थी। वह अपने बगल में सो रही उसे लड़की को देखता है, जिसके चेहरे पर दुनिया जहां की परेशानी और दुख दिखाई दे रहा था। उसे लड़की को इस तरह से देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रणविजय जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है जो कि साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसके बाद वह उसे लड़की की फ़ोटो लेता है और उसे किसी को भेज देता है और साथ में एक मैसेज अटैच करता है। फिर खुद उठकर वहां पर पड़ा हुआ टॉवल उठना है और उसे अपने कमर के आसपास लपेटकर शॉवर लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के 5 मिनट बाद ही वह लड़की जो कि अभी बिस्तर में सोई हुई थी, उसकी आंखें धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं। वह लड़की जैसे ही अपने आप को होटल के कमरे में देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह तुरंत ही बिस्तर पर बैठ जाती है। जब वह ऐसा कर रही थी तब उसे अपने पूरे शरीर में बेतहाशा दर्द हो रहा था और सबसे ज़्यादा उसके लोअर पार्ट में उसे दर्द महसूस होता है। वह धीरे से अपना सर नीचे करती है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे अब समझने को बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था, और यह याद आते हैं उसकी आंखें एक बार फिर से आंसुओं से भर जाती है। उसे बैग की बेडशीट पर खून के कुछ धब्बे भी लगे हुए थे। वह लड़की इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए धीरे से अपनी नज़र उठाकर इधर उधर देखते हैं तो वह रूम काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस और शानदार था। ये वह रूम नहीं था जैसे उसने पहले देखा था, लेकिन वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि रूम कितना ज़्यादा शानदार है, बल्कि वह इस बात पर ध्यान देती है कि रूम पूरी तरह से खाली है, जिसे देखकर वह राहत की सांस लेती है और अपने कपड़ों को देखते हैं जो कि ज़मीन पर पड़े हुए थे। वह लड़की जल्दी से बिस्तर से उठकर अपने कपड़े उठाती और फटाफट से पहनने लगती है। ये सब करते हुए उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वह उसे दर्द को बर्दाश्त करते हुए जल्दी जल्दी यह सब काम कर रही थी ताकि कोई आना जाए, वरना वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह अपने एक हाथ से अपने आंसू पोंछता है और अपने लंबे बालों का जुड़ा बनाकर वहां से चली जाती है। उसे ये देखकर राहत की सांस आती है कि दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था। उसके जाने के 10 मिनट बाद रणविजय जैसे ही रूम में आता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह देखता है तो वहां पर वह लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अपने कपड़े पहनने के बाद वह जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और फिर इस नंबर पर कॉल करता है जिस पर थोड़ी देर पहले उसने उसे लड़की की फ़ोटो को मैसेज किया था। मैं तुमसे कुछ काम कहा था करने के लिए, जल्द से जल्द मेरे रूम में आओ। ये सब कहते हुए रणविजय की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर वह सामने वाला इंसान भी घबरा जाता है। रणविजय किसी राजा की तरह वहां पर रखे हुए काले कलर के सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहां पर एक 22 से 25 साल का इंसान खड़ा हुआ था। वह भी देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसके चेहरे पर डर भी दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे उसने पढ़ा हुआ था और वह अपने सामने बैठी हुई यमराज को देख रहा था। आज सर को किसने नाराज कर दिया है? कौन है जो अपनी मौत को दावत देना चाहता है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अगर मरना ही चाहते हैं तो डायरेक्ट सिंपल तरीका क्यों नहीं अपना लेते हैं? खुद तो मरते ही है, साथ में मुझे भी ले डूबते हैं, कमीनी साले। साहिल ये सब अपने मन में सोच रहा था कि तभी उसे रणविजय की ठंडी आवाज़ सुनाई देती है। मैंने तुम्हें किसी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। आई होप कि तुम्हारा काम हो गया होगा। साहिल जैसे ही रणविजय की आवाज़ सुनता है वह अपनी होश में वापस आ जाता है। जब सुबह रणविजय ने उसे मैसेज के साथ उसे लड़की का फ़ोटो भेजा था और उससे कहा था कि इस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तब वह सच में सदमे में चला गया था, क्योंकि आज से पहले रणविजय ने कभी भी किसी भी लड़की के बारे में नहीं पूछा था। लेकिन आज अचानक से किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा गया था, जिसके लिए वह एकदम से हैरान रह जाता है। लेकिन फिर वह अपने मन को ही समझते हुए बोलता है,
कि हो सकता है ये लड़की कोई राइवल कंपनी से बिलोंग करती हो या फिर कोई ऐसी हो जो कि उनकी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आई है। ऐसे में उनका सतर्क रहना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब सुनकर वह अपने आप को शांत करता है और उसे लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालकर रणविजय की कॉल का इंतजार करने लगता है, क्योंकि रणविजय ने उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के तुरंत बाद भी अपने रूम में आने से मना कर दिया था। हाँ सर, वैसे आपने जो फोटो भेजा है उससे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला है। बस इतना पता चला है कि यह लड़की अभी 2-3 दिन पहले ही इंडिया आई है, और यह आई है या लाया गया है ये भी ज़्यादा क्लियर नहीं है। बस इतना पता चला है कि इस लड़की का नाम विधि है, और यह इंडिया में किसके साथ रह रही है और कहाँ पर रह रही है इसके बारे में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। कल रात ये लड़की नशे की हालत में इस होटल में आई थी, जो कि हमें सीसीटीवी की फुटेज देखकर पता चला है, और इसके साथ जो बुद्ध था वह शायद इस लड़की का फ़ायदा उठाना चाह रहा था और इसलिए ही वह नशे की हालत में इसे यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ही ये लड़की वहाँ से भाग गई थी और फिर गलती से शायद ही आपके रूम में आ गई थी। वैसे सर, वह लड़की कहाँ है? भले ही उसने ये सवाल पूछा था, लेकिन वह जानता था कि उसने मौत के मुंह में हाथ डाला है, लेकिन फिर भी साहिल अपने आप को यह सवाल पूछने से रोक नहीं पाता है, क्योंकि आज से पहले जितनी भी लड़कियों ने रणविजय के साथ हुकअप करने के लिए पहल की थी, उनके हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और जितनी इन्फॉर्मेशन साहिल को विधि के बारे में पता चली थी उसे हिसाब से तो उसे विधि काफ़ी अच्छे घर की लड़की लग रही थी, और इसलिए ही उसे विधि की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह जानता था कि सामने बैठा हुआ वह जल्लाद किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। एक बुढ़ा आदमी विधि के साथ क्या करना चाहता था, ये सुनकर ही उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती है और वह अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है। क्या होता अगर विधि गलती से कल रात उसके रूम में नहीं आती तो? वह घटिया आदमी उसे लड़की के साथ वह सब हरकतें करता। ये सब सोकर ही उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसे साहिल ने नोटिस नहीं किया था। तभी उसे दिल को कपा देने वाली आवाज़ सुनाई देती है, वह लड़की अभी कहाँ पर है उसके बारे में पता लगाओ और उसे बूढ़े आदमी का नाम बताओ और साथ में उसे जंगल वाले बांगों में लेकर आओ। जैसे ही साहिल रणविजय की आवाज़ सुनता है और उसकी बातें सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में बस किसी लड़की के लिए ये सब कर रहे थे? वह समझ गया था कि इस वक्त उसका कुछ भी बोलना उसकी जान के लिए ही घातक साबित हो सकता है। साहिल मलिक रणविजय का असिस्टेंट था, जो कि उसके लीगल और इलीगल दोनों कामों को देखता था। साहिल जल्दी से अपना सर हमें हिलता है और वहां से जल्दी से निकल जाता है। इस वक्त पूरे कमरे में मौत जैसी शांति छाई हुई थी। लगभग 2 घंटे के अंदर रणविजय अपने इस जंगल वाले बांगों में मौजूद था, व्हाइट कलर के में, जहां पर वह अक्सर अपने इसी तरह के कामों को अंजाम देता था। लिविंग हॉल में एक 50 से 60 साल के आदमी को लकड़ी की चेयर पर बांधकर बिठा रखा। उसे आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, और उसके सामने वाले सोफे पर रणविजय किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और अपने हाथ में रेड वाइन को घुमाते हुए बड़े स्टाइल से पी रहा था। वह बूढ़ा आदमी रणविजय से माफ़ी मांगना चाहता था। वह नहीं जानता था कि उसने कब इस इंसान को ऑफेंड कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी यह हालत हो गई है, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर बांधने से पहले ही उसकी इतनी अच्छे से खातिरदारी की गई थी कि उसकी बुद्धि हड्डियाँ जवाब देने लगी थी। उसके शरीर पर जगह जगह पर नीले और लाल निशान बने हुए थे। उसे इंसान ने चिल्लाते चिल्लाते रो रो कर सबसे ये पूछा था कि आखिरकार उसने ऐसा किया है जिसकी वजह से उसके साथ यह सब किया जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह थी कि वहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, और उसके बाद ही उसे यहाँ पर इस इंसान के सामने बांधकर पेश किया गया था, और उसके साथ ही उसके मुंह पर टेप लगा दी थी, जिसकी वजह से वह कुछ भी बोल ना सके। रणविजय रेड वाइन की एक शिव लेने के बाद घिन भरी नज़रों से अपने सामने बैठे हुए उसे इंसान को देखता है और बोलता है, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के साथ रंग रंग लिया बनाने का? शादीशुदा होते हुए भी, 2 बच्चों के बाप होते हुए भी तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आए ये सब करने में? वह भी ऐसी लड़की के साथ जो कि तेरी बेटी की उम्र की है। अपनी बेटी को बेटी समझता है और दूसरे की बेटी को अपनी इस हवस को बुझाने का जरिया। लड़की अगर राजी नहीं होती है तो उसे दवा देता है, उसे ड्रग देता है। बहुत शौक है ना तुझे ये सब करने का मासूम लड़कियों के साथ? वैसे तूने बहुत सी लड़कियों के साथ यह सब किया है, तो इसका थोड़ा बहुत अनुभव तुझे भी होना चाहिए। कैसा लगता है जब ड्रग का असर का नशा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब?
उसे सामने बैठे हुए जयेश मकवाना को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बात क्या है। लेकिन जैसे जैसे वह रणविजय की सारी बात सुनता है उसका चेहरा पीला दिखाई देने लगता है और वह छटपटाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन रणविजय उसकी कोई भी बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद रणविजय अपने आदमियों की तरफ देखा है जो कि जयेश के बगल में ही खड़े हुए थे। जैसे ही उसके आदमी उसका इशारा देखते हैं वह समझ जाते हैं और जयेश की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जयेश का डर के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। एक आदमी उसके मुंह पर लगी हुई पट्टी को खोल देता है जिससे जयेश अपना मुंह खोलकर कुछ कहने को था, लेकिन उससे पहले ही उसके मुंह में बहुत सारा व्हाइट कलर का पाउडर भर दिया जाता है। आखिर कौन है ये लड़की जिसके साथ रंग बेचनी रात बिताई थी? आखिर कौन है वह बूढ़ा आदमी जिसके बारे में विधि बात कर रही है? कौन है जो विधि से इतनी हद तक नफरत करता है? आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।